पिछली क्लास में हमने मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में विस्तार से जानकारी ली थी। आज हम मानव में जो उत्सर्जन तंत्र है उसके द्वारा हमारे रक्त को किस प्रकार से छाना जाता है, उसे नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को अलग करके जो मूत्र का निर्माण किया जाता है वो उसकी संपूर्ण क्रियाविधि जो है वो आज हम जानेंगे। मूत्र की निर्माण की क्रियाविधि। जैसा कि मूत्र का निर्माण 3 चरणों में संपन्न होता है। नंबर 1, गुच्छीय निस्पंदन। नंबर 2, पुनः अवशोषण। और नंबर 3 होता है स्त्रवण। देखो कि गुच्छीय निस्पंदन का अर्थ है कि जो हमने कल हम नेफ्रॉन के अंदर बोमन संपुट जो है, बोमन संपुट के अंदर ग्लोमेरुलस जो हमने पढ़ा था कि जहाँ पर शाखा अभिवाही धमनी जो होती है वो आकर के बोमन संपुट के भाग में एक केशिकाओं का जाल या गुच्छा बनाती है जिसको हमने ग्लोमेरुलस नाम दिया। उस गुच्छे के माध्यम से क्या किया जाता है कि हमारा जो रक्त है उसमें उपस्थित नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को अलग किया जाता है, छाना जाता है। निस्पंदन का अर्थ होता है छानना। तो जो ग्लोमेरुलस जो गुच्छे के समान केशिकाओं का गुच्छा था उसके द्वारा ब्लड को छानने की क्रिया होती है, उसे गुच्छीय निस्पंदन के अंदर रखा गया है। दूसरा जो है वो कार्य है पुनः अवशोषण का, यानी कि जो क्षणित पदार्थ है या निस्पंदित पदार्थ जो होता है इसको वर्कक नलिका जो हमने पढ़ी थी जिसके अंदर 3 पार्ट हमने पढ़े थे, समीपस्थ नलिका लूप और दूरस्थ नलिका। उसके अंदर क्या होता है कि जो क्षणिक पदार्थ होता है, निस्पंदित पदार्थ होता है, उसका पुनः अवशोषण का कार्य होता है, यानी कि उसमें से इम्पोर्टेंट जो पदार्थ होते हैं उनको वापस अवशोषित किया जाता है और तत्पश्चात शेष रहा जो निस्पंदित या कचरा जो अपशिष्ट होता है, यूरिया जो होती है, उसको शरीर से बाहर छोड़ने की क्रिया। तो 3 चरण हो गए, गुच्छीय निस्पंदन यानी छानना, पुनः अवशोषण यानी उपयोगी पदार्थों को पुनः अवशोषित करना, स्त्रावित यानी बाहर छोड़ना, यानी कि अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे शरीर में जो वर्कक होते हैं, वर्ककों में ये जो क्रिया होती है वो भिन्न भिन्न भागों के अंदर संपन्न होती है और लगातार क्या होता है, रक्त का प्रवाह होता है। लगातार रक्त प्रवाहित होता रहता है। ये रक्त जो वर्ककों के अंदर प्रवाहित होता है यह अवशिष्ट रक्त होता है। अवशिष्ट रक्त होता है। अवशिष्ट रक्त लगातार क्या होता है, हमारे वर्ककों के अंदर प्रवाहित होता रहता है, किडनी में प्रवाहित होता रहता है। ये अवशिष्ट युक्त जो रुधिर है ये वर्कक धमनी के द्वारा लाया जाता है। वर्कक धमनी जो होती है उसके द्वारा वर्कक में लाया जाता है। वर्कक धमनी जो होती है वो हमने पार्ट में बात भी की थी, जैसे कि हमने नेफ्रॉन में पढ़ा था। वर्कक धमनी नेफ्रॉन में जाकर के आगे शाखा अभिवाही धमनी के रूप में केशिका गुच्छ का निर्माण करती है। वो किस प्रकार से, देखो कि ये हो गया बोमन संपुट। अच्छा, बोमन संपुट के अंदर यहाँ पर ये प्रवेश करके इस प्रकार से गुच्छे का निर्माण करेगी। इस बोमन संपुट में ये गुच्छा जो है
इसको हम नाम देंगे ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ये अपना पार्ट आ गया बोमेन संपुट। बोमेन संपुट जो है इसके अंदर ये ग्लोमेरुलस केशिका गुच्छ जो शाखा अभिवाही धमनी के द्वारा बनाया जाता है। ये आगे जो होती है इधर का साइड जो होता है देखो, ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की संरचना हम अगर बात करें तो इसको हम नाम देंगे वर्कक नलिका। और ये होगी उत्तर संग्राहक नलिका। नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो वर्कक के अंदर सबसे पहले क्या होगा कि जो धमनी होती है, वर्कक धमनी के द्वारा अशुद्ध रुधिर को लाया जाता है। यहाँ से क्या होता है कि शाखा अभिवाही धमनी नेफ्रॉन में प्रवेश करती है। शाखा अभिवाही धमनी नेफ्रॉन के बोमेन संपुट में केशिका गुच्छ का निर्माण करते हैं। ये केशिका गुच्छ जो होता है उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। शाखा अभिवाही धमनी यहाँ केशिका गुच्छ बोमेन संपुट में बना, इसको हमने नाम दिया ग्लोमेरुलस। यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्येक मिनट 1000 से 1200 ml रक्त का क्षरण होता है, रक्त का निस्यंदन होता है। यानी कि ग्लोमेरुलस जो है या केशिका गुच्छ जिसको हमने नाम दिया है उसके अंदर प्रत्येक मिनट में यानी 1 मिनट में करीबन 1000 से 1200 ml रक्त को क्या किया जाता है, छानने का काम किया जाता है। यहाँ पर रुधिर में से जो अवशिष्ट रुधिर अभिवाही धमनी जो धमनी के द्वारा वर्कक धमनी के द्वारा लाया गया था उसमें से क्या किया जाता है कि जैसे यूरिया, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, व खनिज पदार्थों का निस्यंदन होता है। यानी कि जो अवशिष्ट पदार्थ ग्लोमेरुलस में आया था उसमें से यूरिया, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज और खनिज पदार्थों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, छान करके रुधिर से अलग कर लिया जाएगा। अब ये चनित पदार्थ के अलावा यहाँ से जो शुद्ध रुधिर बचेगा उस रुधिर को क्या किया जाएगा कि शाखा अपवाही धमनी के द्वारा, शाखा लाने वाली तो कौन सी, शाखा अभिवाही, अब ले जाने वाली यहाँ से होगी शाखा अपवाही धमनी के द्वारा एकत्रित किया जाता है या संग्रहित किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। अब यहाँ से जो क्षणिक पदार्थ होगा
जिसमें यूरिया, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, खनिज लवण जो होंगे उनको क्या किया जाएगा, ग्लोमेरुलस से आगे वर्कक नलिका के अंदर भेज दिया जाएगा। वर्कक नलिका में ये समीपस्थ जो भाग है, समीपस्थ भाग से पहुंचेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो संरचना है इसको हमने कल नाम दिया था हेनले का लूप, यानी हेयर पिन नुमा संरचना। इस हेनले के लूप में इसको भेज दिया जाएगा। ये हेनले का लूप जो होता है, ये जो होता है घनाकार उपकला कोशिकाओं से बना होता है, यानी एपिथेलियम सेल्स के द्वारा इसका निर्माण होता है। घनाकार उपकला कोशिकाओं से क्या होती है, इसकी दीवारें जो होती है वो निर्मित होती है। अब निस्यंदित पदार्थ जब वर्कक नलिका में भेजा जाएगा तो इस हेयर पिनुमा संरचना जिसके अंदर घनाकार उपकला कोशिकाओं से बनी हुई होती है, इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो ये क्षणिक पदार्थ है इनका पुनः अवशोषण का कार्य होगा। और लगभग 99% या 99% जो क्षणित या निस्पंदित पदार्थ है उसका पुनः अवशोषण जो है वर्कक नलिका में कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्या किया जाएगा, पुनः अवशोषण में जैसे क्षणित पदार्थ में उपयोगी जैसे एमिनो अम्ल है, ग्लूकोज है, खनिज लवण है, इन सबको क्या किया जाएगा, पुनः अवशोषित किया जाएगा। और शेष यूरिया जैसा पदार्थ होगा उसको क्या किया जाएगा, इस अपशिष्ट को आगे प्रवाहित कर दिया जाएगा। आगे ये दूरस्थ भाग से जुड़ा हुआ वर्कक नलिका का जो दूरस्थ भाग होता है, दूरस्थ सिरे से क्या होगा, दूरस्थ सिरे के अंदर प्रवाहित कर दिया जाएगा। दूरस्थ सिरा इसको मूत्र संग्राहक नलिका में भेज दिया जाता है। मूत्र संग्राहक नलिकाएं जो होती है वो आगे जाकर के मूत्र वाहिनियों से जुड़ी हुई होती है। मूत्र वाहिनियां वहां से क्या करती है कि इस यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ को मूत्राशय में भेजती है। मूत्राशय जो होता है एक थैली के समान अंग होता है, जो कि जैसे जैसे उसके अंदर मूत्र का संग्रहण होता है वैसे वैसे उसका आकार बढ़ता जाता है। और पूर्ण रूप से बढ़ने के बाद में मूत्र प्रतिवर्त यानी कि तंत्रिका कोशिका द्वारा एक आवेग आता है जिसे कहते हैं मूत्र प्रतिवर्त। मूत्र प्रतिवर्त संकेत के द्वारा क्या किया जाता है, इसको शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा है कि सबसे पहले क्या हुआ, वर्कक के अंदर अशुद्ध रुधिर को लाया गया। अशुद्ध रुधिर को लाने का काम हुआ शाखा, ये जो वर्कक धमनी जो होती है, वर्कक धमनी के द्वारा इसको क्या किया गया, यहाँ पर लाया गया वर्कक के अंदर। वर्कक से ये पहुंचा कहाँ पर, नेफ्रॉन्स के अंदर, वर्काणु में। नेफ्रॉन्स जो होता है उसके प्रथम भाग बोमन संपुट में। बोमन संपुट जहाँ पर शाखा अवयवी धमनी जो होती है वो क्या करती है, केशिका गुच्छ बनाती है जिसको हमने नाम दिया ग्लोमेरुलस। ये रुधिर जो होता है वो पहुंचता है ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस में इसके निस्यंदन का कार्य किया जाता है। निस्यंदन में इनमें से यानी अशुद्ध रुधिर जो है उसमें उपस्थित यूरिया, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज और खनिज पदार्थों को क्या कर लिया जाएगा, छान करके अलग कर लिया जाएगा। ये क्षणित पदार्थ जो होता है इसको आगे वर्कक नलिका के अंदर क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। और जो शुद्ध रुधिर है उसको क्या किया जाता है, या बोमन संपुट में ही ये जो शाखा अपवायी धमनी जो होती है उसको क्या करती है, संग्रहण करने का कार्य करती है। क्षणित पदार्थ या निस्यंदित पदार्थ आगे वर्कक नलिका में प्रवाहित होकर के वर्कक नलिका के दूसरे पार्ट हेनले के लूप या हेयरपिन नुमा संरचना में पहुंचता है। हेनले का लूप जो होता है उसकी कोशिकाएं जो होती है वो घनाकार उपगला से बनी हुई होती है, यानी कि हेनले के लूप में जो होता है वो घनाकार उपकला कोशिकाओं से निर्मित होता है। यहाँ पर ये निस्यंदित पदार्थ जो होता है इसके पुनः अवशोषण का कार्य घनाकार उपकला कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, यानी एपिथेलियम सेल्स के द्वारा ये कार्य किया जाता है। यहाँ पर लगभग क्षणित में से 99% या 99% जो क्षणित पदार्थ है उसका पुनः अवशोषण हो जाता है। शेष पार्ट जिसके अंदर अवशिष्ट पदार्थ के रूप में सिर्फ यूरिया रहती है, बाकी के जैसे इंपॉर्टेंट उपयोगी एमिनो अम्ल है, ग्लूकोज है, खनिज लवण है, इनका पुनः अवशोषण हो जाएगा।
और यूरिया जैसे पदार्थों को आगे भेज दिया जाएगा, प्रवाहित कर दिया जाएगा। आगे इसे वर्कक नलिका से जुड़ी हुई होती है मूत्र संग्राहक नलिकाएं। ये मूत्र संग्राहक नलिकाएं जो होती है वो प्रत्येक नेफ्रॉन से क्या करती है, मूत्र को एकत्रित करने का कार्य करती है और ये एकत्रित करके इसको मूत्र नलिका के अंदर भेज दिया जाता है। प्रत्येक वर्कक जो होता है उससे एक मूत्र नलिका जुड़ी हुई होती है जिसे हम मूत्र वाहिनी कहते हैं। वो मूत्र वाहिनी मूत्राशय में जाकर के खुलती है। मूत्राशय क्या होता है कि मूत्र का भंडारण करने का, इकट्ठा करने का कार्य करता है। ये थैले के समान अंग होता है। जैसे जैसे इसके अंदर मूत्र की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे ये इसका आकार बढ़ता जाता है और पूर्ण रूप से ये बढ़ने के बाद में तंत्रिका आवेग के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इसको शरीर से बाहर मूत्र मार्ग की सहायता से त्याग दिया जाता है। तो मूत्र को शरीर से बाहर त्यागने के लिए जो तंत्रिका आवेग होता है उससे मूत्र प्रतिवर्त कहते हैं। हम बात करें इम्पोर्टेंट की यहाँ पर, तो हमारे जो ग्लोमेरुलस है इसके अंदर प्रत्येक मिनट में 1000 से 1200 ml रक्त को क्या किया जाता है, छानने का कार्य किया जाता है। अब रही बात कि शेष यहाँ से जो ग्लोमेरुलस में शुद्ध रुधिर है उसको यहाँ से जो कि वर्कक शिरा जो होती है वो संपूर्ण शरीर में पुनः प्रवाहित करने, देखो लाने का कार्य तो किया था वर्कक धमनी ने जो अशुद्ध लेकर आती है और यहाँ से वर्कक शिरा जो होती है वो शुद्ध रुधिर को ले जाने का काम करती है। अच्छा, ग्लोमेरुलस में रुधिर को लाने का काम शाखा अभिवाही धमनी करती है और यहाँ से जो क्षणित के बाद में जो इकट्ठा करने का कार्य होता है वो शाखा अपवाही धमनी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात हम करें तो हमारे शरीर में यूरिया अपशिष्ट के अलावा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको हमारे फेफड़ों के द्वारा शरीर से बाहर त्यागा जाता है। उसके अलावा हम बात करें जैसे कुछ लवण है, सीबम है, इसको हमारी त्वचा के द्वारा शरीर से बाहर पसीने के रूप में निकाला जाता है। और हमारा यकृत जो होता है वो भी कुछ पदार्थ जैसे हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में निर्मित होते हैं जैसे बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, इनको मल के साथ में त्यागने में मदद करता है।